एंड इसके अकॉर्डिंग कंफर्म है जो ये क्वेश्चन जरूर आएगा. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपांड एनसीएफ 2005. 2005 के टर्म को हम एक्सपांड करने के लिए बोला गया. ऑप्शन है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, नेशनल कॉमन फ्रेमवर्क 2005, नेशनल क्लास फ्रेमवर्क 2005, नॉन ऑफ द अबव. दैट इज अ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट. ओके. सो अभी नेक्स्ट में चलते हैं. कॉमन सोर्स ऑफ फिजिकल डिस्कम्फर्ट फॉर द चिल्ड्रन. कॉमन सोर्स ऑफ फिजिकल डिस्कम्फर्ट, बच्चों को कहाँ पे शारीरिक प्रॉब्लम होती है, दैट मीन्स शरीर के हिसाब से कहाँ प्रॉब्लम होती है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल डिस्कम्फर्ट. दैट इज लॉन्ग वे टू स्कूल. अगर बहुत दूर स्कूल जाना हो, कॉर्पोरल पनिशमेंट हो, या हैवी स्कूल बैग्स हो, या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. बिकॉज अगर जिनको फिजिकली इश्यूज हैं तो वो बच्चों को भी ये प्रॉब्लम है, एंड जिनको नहीं भी है तो अगर स्कूल बैग बहुत हैवी होता है तो उनका प्रेशर पड़ता है बॉडी के ऊपर, उनको पनिशमेंट मिलता है तो उसमें भी प्रेशराइज्ड होते हैं, बॉडी पेन होता है एंड डिस्कम्फर्ट हो सकता है. लॉन्ग वे टू स्कूल अगर हो तो भी हो सकता है. तो ऑल ऑफ द इज द राइट आंसर. देन नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीचर एज पर एनसीएफ 2005. एज पर एनसीएफ 2005 इज अ डैश. टीचर को यहाँ पे क्या बोला गया? अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 टीचर इज अ फैसिलिटेटर. लीडर नहीं होगा, बॉस नहीं होगा, फैसिलिटेटर जो कि अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, राइट, अपॉर्चुनिटीज देता है. ओके. सो नेक्स्ट चलते हैं. दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे. सेवरल स्टडीज हैव शोन दैट बाइलिंगुअल प्रोफिशिएंसी रेज द लेवल ऑफ डैश. कॉग्निटिव ग्रोथ, सोशल टॉलरेंस, डाइवर्सिफाइड थिंकिंग, ऑल ऑफ द एबव. अगर हम सेवरल स्टडीज से देखा गया कि बाइलिंगुअल प्रोफिशिएंसी अगर लेवल बढ़ जाता है, रेज द लेवल ऑफ बाइलिंगुअल हम यूज करते हैं, लैंग्वेज दो यूज करते हैं, तो क्या हेल्प होगा? दैट इज कॉग्निटिव ग्रोथ होगा, सोशल टॉलरेंस बढ़ेगा, या डाइवर्सिफाइड थिंकिंग आएगी, डिफरेंट वे से हम थिंकिंग कर सकेंगे. All of the above is the correct answer. Next चलते हैं. The aim of teaching English as per the NCF 2005 is the creation of dash. The aim of teaching English को हम पढ़ाना चाहते हैं तो उसका एम रखते हैं. तो NCF 2005 के अकॉर्डिंग इज द क्रिएशन ऑफ डैश. इसके थ्रू हम क्या बोल रहे हैं? बाइलिंगुअलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म, इंग्लिश ओनली और नॉन ऑफ द अबव. दैट इज मल्टीलिंगुअलिज्म बिकॉज ऑलरेडी हम एक नेटिव लैंग्वेज एंड फर्दर हमारे सराउंडिंग में जो कंपलसरी लैंग्वेजेस है उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसको छोड़ के मल्टीलिंगुअलिज्म को हम यूज़ करते हैं. सो दैट हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ that is sorry the purpose of evaluation is not dash. The purpose of evaluation का purpose कौन सा नहीं है? To motivate children to study under threat. डर के पढ़ना चाहिए, उसके अंदर बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेट करना. To level the children as slow learner. हम बच्चों को लेवलिंग कर रहे हैं कि वो स्लो लर्नर है. नंबर सी टू आइडेंटिफाई चाइल्ड हु नीड रेमिडिएशन. दैट मीन्स जिनको रेमिडिएशन चाहिए उनको आइडेंटिफाई करें. ऑल ऑफ द अबव. तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. बिकॉज ये सारे पर्पस नहीं होते इवैल्यूएशन का. इवैल्यूएशन ओनली परफॉर्मेंस चेक करता है कि कौन सा क्या है, बस इतना ही. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. दैट इज MLL अप्रोच. MLL अप्रोच क्या है? फुल फॉर्म उसका बताना है. तो मैक्सिमम लेवल ऑफ लर्निंग और मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, मिनिमम लेवल ऑफ लिसनिंग, नॉन ऑफ द अबव. दैट इज कॉल्ड मिनिमम लेवल ऑफ द लर्निंग, मिनिमम. ओके. नेक्स्ट चलते हैं. Question number 8. NCF 2005 says that children do not fail, they indicate the failure of the school. बच्चे फेल नहीं होते. बच्चे अगर फेल होते हैं तो उससे क्या होता है ना, स्कूल फेलवर है बोल के बोला जाता है, क्योंकि स्कूल अच्छे से पढ़ाता है तो कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, ये थिंक किया जाता है. तो NCF 2005 ये बोलता है. इसके साथ एग्री है, स्ट्रांगली एग्री है, डिसएग्री है और स्ट्रांगली डिसएग्री है. तो ये आपका हो जाएगा स्ट्रांगली एग्री. इसके ऊपर हम स्ट्रांगली एग्री करते हैं. अगर स्कूल में अच्छा से पढ़ाई हो, बच्चों को मोटिवेट किया जाए तो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं. देन एलिमिनेट द टर्मिनोलॉजी ऑफ पास फेल, इंडिकेट लैक ऑफ एडिक्वेट डैश. हम एलिमिनेट कर रहे हैं ये टर्म्स को, पास फेल का. ये क्या शो करता है कि यहाँ पे क्या का कमी है? प्रोफिशिएंसी, एफिशिएंसी, नॉलेज और ऑल ऑफ द अबव. दैट इज क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट. सो इसमें आपको ये किया जाता है कि इसमें प्रोफिशिएंसी का कमी है, ये एफिशिएंसी या नॉलेज का नहीं होगा, या ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा. ये आपका हो जाएगा प्रोफिशिएंसी 9 का. ये इज द करेक्ट आंसर. देन माल प्रैक्टिस इन एग्जामिनेशन कैन बी अवॉइडेड बाय कीपिंग इन्विजिलेटर फ्रॉम. माल प्रैक्टिस, एग्जामिनेशन में जो माल प्रैक्टिस है, कैन बी अवॉइडेड, हम अवॉइडेड करते हैं बाय कीपिंग इन्विजिलेटर्स, इन्विजिलेटर्स को डाल के, फ्रॉम डैश, ओन स्कूल,
ओनली अदर स्कूल, बोथ ओन एंड अदर्स एंड नॉन ऑफ द अबव। टास्क के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है कि ये जो 10 नंबर है, ओनली अदर स्कूल्स के ही इन्विजिलेटर्स को अगर रखा जाए तो मान लो प्रैक्टिस कम हो जाता है। अपने स्कूल में बच्चे डरते नहीं है टीचर्स को, सो ये आपका अदर स्कूल हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, who recommended that in service courses and refresher courses should be related to the specific need of the teacher? किसने बताया था कि इन सर्विस एंड रिफ्रेशर कोर्सेज, सर्विस के दौरान और सर्विस से विद इन भी आप क्या कर सकते हो, रिफ्रेशर कोर्स भी होता है, तो ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, किसने बोला? आचार्य राम मूर्ति रिव्यू कमेटी और एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन, नॉन ऑफ द अबव। दैट इज आचार्य राम मूर्ति रिव्यू कमेटी ने ये बोला था, ये इंपॉर्टेंट था। एंड ये क्वेश्चन जो बोल रही हूँ ना, ये इंग्लिश पेडागोजी में भी आ सकता है या फिर नॉर्मल पेडागोजी में भी आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये टीचर शुड अंडरस्टैंड द चिल्ड्रन विद इन डैश। ये टीचर शुड अंडरस्टैंड द चिल्ड्रन विद इन डैश। एक टीचर अच्छे से समझ सकता है, समझना चाहिए बच्चों को किसके अंदर रहते, सोशल कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग, कल्चरल कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग, या फिर नॉर्मली, और दो ऑप्शन देखिए, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग और ऑल ऑफ दी अबव। दैट इज आपका, आप क्या थिंक करो कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? टीचर कहाँ पे समझना चाहिए? ऑल ऑफ दी अबव। पर एक पॉइंट से टीचर यहाँ पे समझेगा बच्चों को। ओके, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, तो ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अभी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शुड बी व्यूड एज डैश, सप्लीमेंट, सब्स्टिट्यूट, एलिनल और नॉन ऑफ द अबव। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को हम सब्स्टिट्यूट नहीं माने, इसको हमने सप्लीमेंट बोला है कि एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए इसको यूज किया जाता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए, राइट। देन 14 में चलते हैं। कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड सेज द पार्टनरशिप इज आवर स्ट्रेंथ, सच एज कन्वेंशन ऑफ द राइट्स। बच्चों को ये समझाना कि बच्चा का कोई राइट्स है, सेज दैट द पार्टनरशिप इज आवर स्ट्रेंथ। ये जो पार्टनरशिप है ये बहुत ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये किसका है? स्कूल कम्युनिटी का, स्कूल टीचर का, टीचर चिल्ड्रन और ऑल ऑफ द अबव। ऐसा बच्चों को समझाना उनके राइट्स के बारे में, ये कहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है ये बताइए। दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 है, 14। इसमें सबको ही का हेल्प होता है, स्कूल कम्युनिटी, स्कूल टीचर, टीचर चिल्ड्रन एंड ऑल ऑफ द अबव। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ओके, डिसेबिलिटी इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिसेबिलिटी को हमने बोला कि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए और नॉन ऑफ द अबव। दैट इज एक्सेप्टेड। डिसेबिलिटी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे देखना चाहिए एंड सबको उसमें हेल्प करना चाहिए, राइट। देन नेक्स्ट चलते हैं। इसको अवॉइड करना नहीं चाहिए। क्राफ्ट शुड बी टॉट एज डैश। क्राफ्ट को कैसे माना गया कि एक सब्जेक्ट है, प्रोजेक्ट है, क्लासरूम एक्सरसाइज है और ऑल ऑफ दी अबव है। आप क्या थिंक करते हो कि ये क्या है? दैट इज आपका, ये एक ना क्राफ्ट क्या होता है, एक सब्जेक्ट नहीं होता, ये प्रोजेक्ट टाइप का होता है जहाँ से बच्चे लर्न करते हैं कोई स्किल को। सो दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या है? एनसीएफ 2005 रिकमेंड्स दैट 25 to 40% ऑफ द क्वेश्चन शुड बी ऑन डैश। क्या होना चाहिए 17 के अकॉर्डिंग? शॉर्ट आंसर टाइप होना चाहिए कि 25 से 40% क्वेश्चन क्या होना चाहिए? शॉर्ट आंसर टाइप होना चाहिए, लॉन्ग आंसर टाइप होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप होना चाहिए, नॉन ऑफ द अबव। तो आपको याद रखना चाहिए कि 25 to 40% का क्वेश्चन अभी के टाइम पे भी कुछ कुछ जगह पे मेंशन किया जाता है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन, तो इसलिए ये आंसर करेक्ट होगा आपका। हाँ, 10th के लिए अभी ऑब्जेक्टिव बेस्ट हो गया बहुत ज़्यादा, तो उसको छोड़ दीजिए। अभी 17 का ये इज द राइट आंसर। एनसीएफ 2005 स्टेट्स दैट द बोर्ड शुड बी कंडक्ट री एग्जामिनेशन। एनसीएफ 2005 ने और क्या बोला कि बोर्ड को री एग्जामिनेशन भी कराना चाहिए। क्यों? ऑप्शन है इमीडिएटली, आफ्टर 1 month, आफ्टर 2 months, नॉन ऑफ द अबव। कैसे कराना चाहिए, कब कराना चाहिए? इमीडिएटली कराना चाहिए या फिर आफ्टर 1 month, आफ्टर 2 months और नॉन ऑफ द अबव। दैट इज इमीडिएटली, इमीडिएटली कराना चाहिए। कभी कभी ज़रूरत पड़ता है इमीडिएटली कुछ वर्क करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट वर्क है इमीडिएटली करना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 19। द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल सीटिंग कमिटी वाज। ये जो आपका नेशनल स्टीयरिंग कमिटीज है, दैट इज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल स्टीयरिंग कमिटी वाज डैश। प्रोफेसर यशपाल, डॉक्टर कृष्ण कुमार, प्रोफेसर अरविंद कुमार, प्रोफेसर गोपाल गुरु। दैट इज द गोपाल गुरु। गोपाल गुरु बोल सकते हैं, गोपाल गुरु और गोपाल गुरु। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये यशपाल होगा, यशपाल होगा इसका आंसर। ये जो आपका कमेटी है ये यशपाल का कमेटी है, राइट। यशपाल कमेटी हम मेंशन करते हैं इसको भी। एनसीएफ ड्रॉज अटेंशन ऑन अदर करिकुलर एरिया सच एज। एनसीएफ क्या कर रहा है ना, अटेंशन को ड्रॉ कर रहा है, तो इसके लिए क्या क्या है? ऑप्शन नंबर ए दैट इज द आर्ट एंड हेरिटेज क्राफ्ट्स,
health and physical education, peace education and all of the above. So that is I think जितना भी important चीज़ों में रहता है जहाँ पे peace education, physical health ऐसा सब कुछ रहता हो तो उसको हम all of the above में ही टिक मारेंगे. तो question को देख के आप टिक करेंगे, ऐसे नहीं टिक करेंगे. All of the above is the right answer. The most important principle of CRC is, CRC का most important principle क्या है? CRC का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है? राइट टू पार्टिसिपेट, राइट टू ऑर्गेनाइजेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ऑल ऑफ द अबव. सीआरसी का इंपॉर्टेंट थिंग है कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है, उनकी उसके अकॉर्डिंग सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन में भाग लेके ऑर्गेनाइजेशन खुद का भी बना सकते हैं एंड इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं. सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, अभी नेक्स्ट में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 22. एनसीएफ रिकमेंड्स दैट लाइब्रेरी शुड बी केप्ट ओपन. लाइब्रेरीज कब तक ओपन रहना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग तो हमेशा. दैट इज ऑन स्कूल आवर ओनली. स्कूल आवर के टाइम पे ही रहना चाहिए. ड्यूरिंग वैकेशन, वैकेशन के टाइम खुला रहना चाहिए. आफ्टर स्कूल आवर ऑल्सो. ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. Right answer. Okay. Next question. Is a shift in education is from teacher centric to what? That is a learner center, parent center, management centric, or all of the above. That is called learner center. Learner center is the important one. और learner center अभी teacher center से child centered और learner centered ही हो रहा है. Number 24 पे आता है. That is a national curriculum recommendations. The total homework recommends the total homework कितने टाइम का होना चाहिए? total homework time for class 10th and 12th 2 घंटे. 2 hours होने चाहिए. Right, 2 hours a day, 3 hours a day, 4 hours a day, 5 hours a day. That is 2 hours a day होना चाहिए. Next, critical pedagogy facilitates collective decision making through dash open discussion, closed discussion, non or no discussion, none of the above. That is called open discussion. ये open discussion होगा आपका. 26 में चलते हैं. द स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट कैन बी रिमूव थ्रू. कैसे हम उनको रिमूव कर सकते हैं? टीचिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के थ्रू, कमांडिंग और ऑल ऑफ द अबव. कैसे कर सकते हैं? दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया 26 का. दैट इज अ गाइडेंस एंड काउंसलिंग के थ्रू. ऑलवेज बच्चों को हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग के थ्रू उनके टेंशन को, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. देन 27 में चलते हैं. द लेयर ऑफ अंडरस्टैंडिंग आर. लेयर ऑफ अंडरस्टैंडिंग में सब कुछ आता है. दैट इज अ कंप्रीहेंशन, रेफरेंस, एपिस्टेमिक, सब कुछ सारे पॉइंट्स आते हैं. सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट. NCRT reviewed the NCFSE 2000 in the light of the report dash. So ये learning without burden, learning with burden, all of the above. So NCFSC के अकॉर्डिंग आपका कौन सा पॉइंट होगा? दैट इज अ लर्निंग विदाउट बर्डन. जितना भी है लर्निंग विदाउट बर्डन करना चाहिए. अगर बर्डन बढ़ जाएगा बच्चे नहीं पढ़ने को मन करेंगे. So next, who proposed the NCF as a means of in evolving a national system of education? Who proposed? कौन प्रपोज किया था एनसीएफ को नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन में इन्वॉल्व करने के लिए और उससे इवॉल्व हुआ था? दैट इज 29 का ऑप्शन नंबर. याद रखिएगा कि एनसीएफ को एनपी 1986 ने रिकमेंड किया था पब्लिश होने के लिए. ठीक है, 29 के बाद 30 में आते. What identity should the teacher education should focus on? Professional identity, individual identity, educational identity, or all of the above? That is आपका इंडिविजुअल आइडेंटिटी सबसे इंपॉर्टेंट होता है. प्रोफेशनल एजुकेशनल आइडेंटिटी नहीं, आपका इंडिविजुअल आइडेंटिटी सबसे इंपॉर्टेंट है. तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर. एनसीएफ सजेस्ट दैट द बोर्ड एग्जाम फॉर एक्सटेंडेड दैट इज द 10 स्टैंडर्ड्स शुड बी मैड डैश कंपल्सरी, ऑप्टिनल, दैट इज अ ऑप्शनल. ऑप्टिनल भी हम मेंशन करते हैं, नॉट नेसेसरी एंड नॉन ऑफ द अबव. दैट इज अ सेकंड पॉइंट. इसको हम क्या करना चाहिए? आपका क्लास 10 का एग्जाम फॉर द स्टैंडर्ड 10 एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग ऑप्शनल करना चाहिए. ऑप्शनल करना चाहिए. So these are the very important question and related to NCF 2005 and both important for English grammar और इंग्लिश पेडागोजी एंड सिंपल पेडागोजी पार्ट. सो आई होप ये सारे न्यूएस्ट क्वेश्चन है, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है. एंड उसके बाद और भी क्वेश्चंस आ जाएंगे, कुछ कुछ जो भी हमने मिस किया है वो सारे मैं डाल दूँगी. थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग. एंड जो भी न्यू सब्सक्राइबर प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल एंड मोटिवेट करो हमें भी. एंड उस अकॉर्डिंग आप सब्सक्राइब करते हो तो हम मोटिवेट होंगे एंड और भी न्यू थिंग्स करेंगे. थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी ए डिटेलिंग। नमस्ते, नमस्कार सबको। आई होप सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे होंगे एंड प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। जिनका भी नहीं चल रहा है सो प्लीज़ ये वीडियोस सारे देख लो एंड प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस हैं, आप देख सकते हो एंड देख के क्वेश्चंस का अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे और क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ उससे आपको जानने को मिल जाएंगे। आज के क्वेश्चंस में हम लोग NCF 2005 का पूरा जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं उतने क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अराउंड 33 क्वेश्चंस हैं, तो वो 33 क्वेश्चंस को मैं रैपिडली आपको अभी पढ़ाते जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो पहला क्वेश्चन है, हु प्रिपेयर्स नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर पे जाएंगे क्योंकि आपको फटाफट करना है और टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आज बहुत सारे MCQs के सीरीज़ आने वाले हैं। एंड कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे नहीं पढ़ रहे हो या फिर जो बच्चों को ऐसी सुविधा नहीं मिल रही, प्लीज़ उनको शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी जानने को मिले कि क्या कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो पहला क्वेश्चन है, हु प्रिपेयर्स नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क किसने बनाया है? NCERT ने। NCERT ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया है, याद रखना है, ठीक है। NCF 2005 को, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 को किसने बनाया? दैट इज़ NCERT ने बनाया। देन सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, एक्सपांड NCF 2005। अभी बोला गया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एंड फॉर नेशनल, C फॉर करिकुलम, F फॉर फ्रेमवर्क। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बोला जाता है 2005। तो यहाँ पे देख लो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आता है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन सोर्स ऑफ फिजिकल डिस्कम्फर्ट फॉर द चिल्ड्रन इज। कौन सा बच्चों के लिए कॉमन सोर्स बोला गया? कौन सा सोर्स ऐसा है जो कि फिजिकल डिस्कम्फर्ट, फिजिकल जब भी बोला जाए तो शारीरिक पीड़ा बोल सकते हो या शारीरिक जो भी कठिनाई उनको महसूस होती है बच्चों में, तो वो कौन से वे से आ सकती है? लॉन्ग वे टू स्कूल, हैवी स्कूल बैग्स और कॉर्पोरल पनिशमेंट। सबके सामने पनिशमेंट देना या फिर उनको बहुत सारा तकलीफ देना, या फिर हैवी स्कूल बैग्स होना, बहुत ज़्यादा भारी स्कूल बैग होना, या लॉन्ग वे टू स्कूल, बहुत डिस्टेंस में अगर स्कूल हो तो हो सकता है। तो कौन से वे से हो सकता है ना? ये चारों ऑप्शन मतलब तीनों ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए चौथा वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। और ऑल ऑफ द एबव को आप टिक करेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, टीचर एज पर NCF 2005 इज ए डैश। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। टीचर इंक्लूसिव एजुकेशन हो, इंक्लूसिव एजुकेशन अगर होता है तो टीचर वहाँ पे स्पेशल टीचर्स बनना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए बच्चों को, काउंसलर भी होंगे, फैसिलिटेटर भी होंगे, अपॉर्चुनिटी गिवर भी होंगे एंड उनके फ्रेंड भी होंगे। बट यहाँ पे बोला गया है टीचर एज पर NCF 2005 क्या होंगे ना? NCF 2005 के अकॉर्डिंग टीचर फैसिलिटेटर होंगे। फैसिलिटेटर वर्ड CTET के क्वेश्चन में हो या OTET का या कोई भी टेट के एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फैसिलिटेटर मतलब होता है जो फैसिलिटीज़ या अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, जो आपको क्या बोल सकते हैं, मौके देते हैं। मतलब टीचर आपको मौका देना चाहिए ताकि आप एज ए स्टूडेंट एक्सप्लोर कर सकें, नए चीज़ों को सीख सकें। तो ये आपका आंसर बन गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फोर्थ में चल जाओ। फोर्थ में है, सेवरल स्टडीज हैव शोन दैट, several studies have shown that, ये बोला गया shown that bilingual proficiency raise the level of dash, raise the level of dash। bilingual, आप अगर दो लैंग्वेज में क्षमता रखते हो, दो लैंग्वेज में आप बातचीत कर सकते हो, पढ़ा सकते हो, तो आपका कौन सा लेवल का डेवलपमेंट हो सकता है या कौन सा लेवल विकास होगा? कॉग्निटिव ग्रोथ हो सकता है, संज्ञानात्मक विकास, सोशल टॉलरेंस, आप सामाजिक जो आपका धारणा रखने का या फिर समाज में जो भी चल रहा है उसको सहने का जो क्षमता है वो बढ़ेगा। डाइवर्सिफाइड थिंकिंग, डाइवर्सिफिकेशन होगा, मतलब बहुत सारे डिफरेंट वेज में आप सोच सकते हो, तो कौन सा होगा? तो ये ऑल ऑफ द एबव होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा। देन फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज पर NCF 2005 इज द क्रिएशन ऑफ डैश। एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश आपका सेकंड लैंग्वेज है, ये आपको याद रखना है। आपका इंडिया में इंग्लिश आपका सेकंड लैंग्वेज होता है, तो NCF 2005 के हिसाब से इसका क्रिएशन किसके बेसिस पे होता है, मतलब इसका जो एम है उसको फुलफिल करने का मतलब क्या होता है, किस चीज़ पे हमें दक्ष होना है या क्षमता लेना है? बाइलिंगुअलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म, इंग्लिश ऑनली, नॉन ऑफ द एबव। मैं बोल दूं ये मल्टीलिंगुअलिज्म होगा, बिकॉज इंग्लिश सीखने से आप बहुभाषाई जो आपका क्षमता है वो बढ़ता है। दैट मीन्स हिंदी आपको पता है, आपकी लोकल लैंग्वेज भी आपको पता है, और इंग्लिश में आप दक्ष बन रहे हैं, तो इससे आपको 3 लैंग्वेज हुआ, तो 2 से ज़्यादा जहाँ पे भी लैंग्वेज का व्यवहार हुआ तो वो मल्टीलिंगुअलिज्म हो जाता है। नेक्स्ट 6 नंबर पे चलते हैं। द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन इज नॉट,
पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन का कौन सा पर्पस नहीं है बोला जा रहा, नहीं है, नेगेटिव बोला गया है। ये सारे क्वेश्चन एनसीएफ के अकॉर्डिंग है, बट ये आपके जो पार्ट है 5 पार्ट से प्रश्न आते हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस रहता है प्राइमरी सेशन में, अगर देखोगे ईवीएस है, एंड मैथ्स रहेंगे, एंड आपके सीटीपी रहेंगे, सारे में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक जैसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको बस समझना है और उत्तर देने हैं। अभी देखो, द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन इज नॉट, क्या नहीं करता, टू मोटिवेट द चिल्ड्रन टू स्टडी अंडर थ्रेट लर्नर। देखो, पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन मतलब क्या नहीं है, लर्नर को मुश्किल करता है या फिर मोटिवेट करता है कि वो स्टडी करे अंडर थ्रेट लर्नर्स, मतलब डरा के धमका के पढ़ाना, वैसा उस डर के साथ पढ़ना, अगर उनको हमेशा मूल्यांकन करते रहे। टू लेबल द चिल्ड्रन एज स्लो, उनको हम स्लो लर्नर बोल के अंकित करना चाहते हैं। या टू आइडेंटिफाई चाइल्ड हु नीड रेमेडिएशन, हम पहचानना चाहते हैं, पहचान लगाना चाहते हैं कि कौन सा बच्चे को रेमेडिएशन चाहिए या फिर उपचार चाहिए। ऑल ऑफ दी एबव, ऑल ऑफ दी एबव कौन सा होना चाहिए। अगेन बोल दूं, 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपका ऑल ऑफ दी एबव ही होगा, ऑल द एबव जितने भी हैं सारे होंगे। अभी 7 नंबर पे आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MLL अप्रोच का फुल फॉर्म आपको बताना है। MLL अप्रोच का फुल फॉर्म बताना है, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, मैक्सिमम लेवल ऑफ लर्निंग और मिनिमम लेवल ऑफ लिसनिंग, नॉन ऑफ दी एबव कौन सा होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए। 7 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना है, MLL आपका मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग होता है, बच्चों को मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग मिलना चाहिए, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग वो मेंशन किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, एनसीएफ 2005 सेज दैट चिल्ड्रन डू नॉट फेल, बच्चे को आप फेल नहीं कर सकते और फेल नहीं हो सकते, दे इंडिकेट द फेल्योर ऑफ द स्कूल, वो बोलते हैं अगर बच्चे फेल होते हैं तो वो फेल्योर होंगे। इस उक्ति से क्या आप एग्री हैं, स्ट्रांगली एग्री हैं, डिसएग्री है, स्ट्रांगली डिसएग्री है, कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्ट्रांगली एग्री हैं, मतलब एक स्कूल में अगर अच्छा पढ़ाई नहीं होता तो उनके बच्चे, देखो 100 बच्चे पढ़ते हैं तो 100 बच्चों में से तो कुछ बच्चों का स्लो लर्नर आप बोल सकते हो, कुछ बच्चे फेल होंगे, बट बाकी बच्चे तो पास होंगे अगर अच्छे पढ़ते हैं, एवरेज स्टूडेंट्स भी हो। तो यहाँ पे माना जाता है अगर बच्चे फेल हुए तो वो बच्चों का फेल नहीं माना जाता, वो स्कूल का फेल माना जाता है, फेल्योरिटी ऑफ स्कूल बोला जाता है। नंबर 9 पे चले जाते हैं, एलिमिनेट द टर्मिनोलॉजी ऑफ पास फेल इंडिकेट लैक ऑफ एडिक्वेट, मतलब हम लोग इस टर्म को निकाल दे रहे हैं एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग, पास फेल, ठीक है, जो कि लैक ऑफ एडिक्वेट किसके वजह से होता है, प्रोफिशिएंसी, एफिशिएंसी, नॉलेज, ऑल ऑफ द अबव। अगेन बोला गया, अभी आप कंफ्यूज्ड होके डी में आंसर मत मानना क्योंकि ये रॉन्ग हो जाएगा। ये बोल रहा है कि हम एक टर्म को हटा रहे हैं, वो पास फेल टर्म है जो कि शो करता है लैक ऑफ एडिक्वेट, क्या मतलब बहुत अमाउंट में वो चीज़ है नहीं है, सॉरी चीज़ नहीं है, इसके वजह से पास फेल का टर्मिनोलॉजी को हमें हटाना पड़ा, क्या हो जाएगा, प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी, ठीक है, प्रोफिशिएंसी। अभी देखो, माल प्रैक्टिस इन एग्जामिनेशन, आप जानते हो चीटिंग, माल प्रैक्टिस इन एग्जामिनेशन कैन बी अवॉइडेड बाय कीपिंग इन्विजिलेटर फ्रॉम डैश, कैसे हम हटा सकते हैं माल प्रैक्टिस को स्कूल से या एग्जामिनेशन में, बाय कीपिंग इन्विजिलेटर्स फ्रॉम डैश, फ्रॉम ओन स्कूल्स ओनली, हम अपने ही स्कूल से इन्विजिलेटर्स को भेजें, अदर स्कूल से भेजें, बोथ ओन एंड अदर, नॉन ऑफ द अबव, अदर स्कूल से भेजना चाहिए और अदर स्कूल से लाना चाहिए, तब बच्चे डरेंगे एंड माल प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। 11 में चलते हैं, हु रिकमेंडेड दैट इन सर्विस कोर्सेज एंड रिफ्रेशर कोर्सेज शुड बी रिलेटेड टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द टीचर, किसका रिकमेंडेशन है कि इन सर्विस कोर्स जो होता है, मतलब सर्विस के दौरान ही हम कुछ कोर्स कर सकते हैं, या फिर रिफ्रेशर कोर्स कर सकते हैं, मतलब रिफ्रेशर कोर्स 6 मंथ्स और 3 मंथ्स का होगा, वो भी कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, मतलब जो चिल्ड्रन हैं उनको पढ़ाने के लिए जो टीचर्स चाहिए उनके लिए है। ये किसने बोला था, आचार्य राममूर्ति रिव्यू कमिटी, एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमिटी, नॉन ऑफ द अबव, आचार्य राममूर्ति रिव्यू कमिटी, ओके, राममूर्ति रिव्यू कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये टीचर शुड अंडरस्टैंड द चिल्ड्रन विद इन, एक टीचर बच्चे को समझ सकता है किसके बेसिस पे, सोशल कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट और ऑल ऑफ द अबव। ये आंसर तो बहुत इजी है, आप दे सकते हो, क्योंकि तीनों ही चाहिए, बच्चे को समझना है तो तीनों से ही समझना पड़ेगा, तीनों से ही समझना पड़ेगा, तीनों से ही समझना पड़ेगा। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शुड बी व्यूड एज, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कैसे हम देखते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मतलब अभी जो आपने पढ़ा था इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसी के अंदर आता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जैसे कि आप स्मार्ट बोर्ड, मल्टीमीडिया और डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स को यूज़ करते हैं। इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, सप्लीमेंट के तौर पे, सब्स्टिट्यूट के तौर पे, ऑल इन ऑल अबव एंड नॉन ऑफ द अबव।
सप्लीमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। ये सारे टीचिंग मटेरियल जैसे अभी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड सेज दैट पार्टनरशिप इज आवर स्ट्रेंथ सच एज। कन्वेंशन ऑफ द राइट्स मतलब बच्चों के जो राइट्स के ऊपर बात किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप हमारा स्ट्रेंथ होता है सच एज कहाँ पे, स्कूल कम्युनिटी का पार्टनरशिप, स्कूल टीचर का पार्टनरशिप, टीचर स्टूडेंट का पार्टनरशिप और ऑल ऑफ द एबव। सो ऑल ऑफ द एबव होगा क्योंकि हमें तीनों टाइप के पार्टनरशिप चाहिए, स्कूल के साथ टीचर का भी, टीचर के साथ कम्युनिटी का भी एंड आपका स्कूल कम्युनिटी बोल सकते हो एंड उसके साथ टीचर के साथ चिल्ड्रन का भी, ये पूरा आपको चाहिए। डिज़ेबिलिटी इज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिज़ेबिलिटी क्या है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने बोला था डिज़ेबिलिटी ना सोसाइटी देता है, ये भी सोशल कंस्ट्रक्टेड पॉइंट है, जैसे जेंडर होते हैं ना वैसे सोशल कंस्ट्रक्टेड पॉइंट आपका डिज़ेबिलिटी है। डिज़ेबिलिटी को एक्सेप्ट करना ना एक्सेप्ट करना ये सोसाइटी के बेस पे डिपेंड करता है। तो डिज़ेबिलिटी इज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, नॉन ऑफ द अबव। तो इसको ना एक्सेप्ट करना चाहिए, ये सोसाइटी का ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है। डिज़ेबिलिटी टर्म भी सोसाइटी ही देता है। हम बोल सकते हैं वी आर नॉट एबल टू डू समथिंग, बट इसका मतलब तो ये नहीं कि हम उसे क्या बोले मॉकिंग करें उसके नाम पे कि आप डिज़ेबल्ड हो। तो ये जो डिज़ेबिलिटी टर्म है सोसाइटी से देता है, तो सोसाइटी का ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे एक्सेप्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 नंबर का क्वेश्चन है, क्राफ्ट शुड बी टॉट एज डैश। क्राफ्ट जो ड्राइंग क्राफ्टिंग करते हो ना, इसको कैसे लेना चाहिए, क्यों ऐसे हमें पढ़ाना चाहिए, सब्जेक्ट के तौर पे, प्रोजेक्ट के तौर पे, क्लासरूम एक्सरसाइज के तौर पे और ऑल ऑफ द अबव। तो ये ना आपके प्रोजेक्ट के तौर पे होना चाहिए, बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, कुछ करने को इच्छा रखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग फैसिलिटीज उनको मिलेगा। एनसीएफ 2005 recommends that 25 to 40% of the question should be on dash। एनसीएफ 2005 के हिसाब से आपका जो प्रश्न पत्र होता है उसमें 25 से 40% का क्वेश्चन जो रहेगा वो शॉर्ट आंसर टाइप रहेगा, लॉन्ग आंसर टाइप रहेगा या कैसा रहेगा, ठीक है। आपको बता दूं यहाँ पे दो ही ऑप्शन मैंने दिया है, उसका हिसाब से आप अगर लॉन्ग चूज करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, शॉर्ट आंसर टाइप रहेगा, इसलिए आपके क्वेश्चन पेपर्स में शॉर्ट क्वेश्चंस भी रहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 स्टेट्स दैट द बोर्ड शुड कंडक्ट री एग्जामिनेशन। अगर आप फेल हो जाते हो, कुछ हो जाता है तो उसके लिए क्या होता है, सप्लीमेंट्री और री एग्जामिनेशन होता है। तो ये किस लिए किया गया है और कौन से बेसिस पे होना चाहिए, ये बच्चों के इंप्रूवमेंट के लिए किया गया, ये भी क्वेश्चन का ये आंसर याद रखिएगा। एंड एनसीएफ 2005 ने बोर्ड को इसलिए बोला क्योंकि बच्चों का डेवलपमेंट प्रॉपर हो सके। बच्चों का अगर एग्जामिनेशन हम लोग बहुत ही लेट कर देते हैं या बच्चों का जो फेल्योरिटी है उसी कोई मॉकिंग करते रहते हैं तो बच्चों का डेवलपमेंट नहीं होगा। इस वजह से इमीडिएटली करना है, आफ्टर 1 मंथ करना है, आफ्टर 2 मंथ्स करना है और नॉन ऑफ द अबव। कौन से वे में करना है, इमीडिएटली करना है, इसलिए 2 मंथ्स का गैप ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंथ्स और 3 मंथ्स उसके विद इन बच्चों को पढ़ने को टाइम दो एंड एग्जामिनेशन कर लो, तो वो पास फेल हो जाएंगे, उनका सेशन भी बच जाएगा और आगे भी पढ़ सकेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन, द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल स्टीयरिंग कमिटी वाज। देखो नेशनल स्टीयरिंग कमिटी बोल रही हूँ, ये प्रोफेसर यशपाल है, प्रोफेसर यशपाल है, ठीक है, प्रोफेसर यशपाल है, इतना याद रखना, प्रोफेसर यशपाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। 20 नंबर, एनसीएफ ड्रॉज अटेंशन ऑन अदर करिकुलर एरियाज सच एज। एनसीएफ और कौन से अदर करिकुलर एरियाज पे ध्यान देता है, आर्ट एंड हेरिटेज क्राफ्ट, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, पीस एजुकेशन, ऑल ऑफ द अबव। ये सब में ध्यान देता है, ये जितने भी पॉइंट्स हैं सब में ध्यान देता है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, पीस एजुकेशन, आर्ट, हेरिटेज, सब में ध्यान देता है। ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ सीआरसी इज। ये चाइल्ड राइट जो है ना आपका कन्वेंशन, चाइल्ड राइट्स के ऊपर जो कन्वेंशन हुआ था, कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड, उसके बारे में सीआरसी बोला गया। सीआरसी का फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, ओके। तो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कौन सा है, राइट टू पार्टिसिपेट, राइट टू ऑर्गेनाइजेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ऑल ऑफ द अबव। 21 का आंसर है आपका डी, सारा होना चाहिए। मैं आपको सीआरसी के बेसिस पे एक छोटा सा शॉर्ट दे दूंगी, उसमें आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सीआरसी के बेसिस पे क्वेश्चन नहीं आता बट न्यूएस्ट है, एनसीएफ के विद इन आता है तो आ जाता है, कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन के ऊपर है, तो राइट टू ऑर्गेनाइजेशन, राइट टू पार्टिसिपेट, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तीनों आएंगे। ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। एनसीएफ रिकमेंड्स दैट लाइब्रेरी शुड बी केप्ट ओपन। कौन से पीरियड में लाइब्रेरी ओपन होना चाहिए, पूरे स्कूल आवर्स में, ड्यूरिंग वेकेशन और आफ्टर स्कूल आवर्स ऑल्सो, स्कूल के बाद भी,
कौन से पीरियड में होना चाहिए, हमेशा ओपन होना चाहिए ताकि बच्चों के सुविधा के अनुसार वो जा सके एंड पढ़ाई कर सके। 23 में आगे, मेजर शिफ्ट इन एजुकेशन इज फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू, अब इसको पता है, आपको सबको पता है, दैट इज अ लर्नर सेंट्रिक, मैग्नेटिक सेंट्रिक और सॉरी मैनेजमेंट सेंट्रिक नहीं होता, पेरेंट सेंट्रिक नहीं होता, ऑल ऑफ द अबव होगा, दैट इज अ लर्नर सेंट्रिक। पहले का जो गुरुकुल सिस्टम है हमने एंशियंट पीरियड में पढ़ा है वो टीचर सेंट्रिक था, अभी लर्नर सेंट्रिक है। देन नेक्स्ट, NCERT recommends the total homework time for class 10-12 students as, ठीक है, तो इनके लिए होमवर्क टाइम कितना होना चाहिए, सिर्फ 2 घंटे, ठीक है। होमवर्क टाइम, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, फिर आके घर पे 2 घंटा पढ़ेंगे, फिर अपना जो भी स्टडी और खेलना कूदना जो रहेगा, तो इसीलिए 2 घंटे होमवर्क टाइम देंगे जो कि स्कूल से उनको टास्क मिला होगा। 25 में चल जाओ, क्रिटिकल पैडागोजी मतलब डिटेल्ड में जाना है, ठीक है। क्रिटिकल पैडागोजी फैसिलिटेट्स कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग थ्रू, कलेक्टिव मतलब गुच्छे में हर एक चीज़ को पकड़ के करना है, कलेक्टिव बोला गया। किस लिए होगा, ओपन डिस्कशन, क्लोज डिस्कशन, नो डिस्कशन, नॉन ऑफ द अबव। ये तो समझ ही आ रहा है, ओपन डिस्कशन, हमेशा ओपन डिस्कशन करना, क्रिटिकल पैडागोजी में डिटेल जाना पड़ता है, ओपन डिस्कशन करना पड़ेगा। 26 नंबर पे आ जाता है, द स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट कैन बी रिमूव थ्रू, बच्चों का जो प्रॉब्लम रिलेटेड मतलब स्ट्रेस्ड होता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, उसको कैसे रिमूव करोगे, टीचिंग के थ्रू, गाइडेंस के थ्रू, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के थ्रू, कमांडिंग के थ्रू और ऑल ऑफ द अबव। कैसे करेंगे, आप कंफ्यूज होकर ऑल ऑफ द अबव दिखा मतलब ऑल द अबव दिखा मतलब उसमें मार्क मत कर देना, यहाँ पे आपका आंसर बन जाता है दैट इज गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग आपके सेकंड ईयर में, कुरुक्षेत्र के सेकंड ईयर में हो गया, या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी के सेकंड ईयर के पेपर्स में ये पेपर रहता है, एक जितने भी पेपर्स है उसमें गाइडेंस एंड काउंसलिंग का कुछ एक पोर्शन रहता ही है जिसमें क्वेश्चंस आते हैं। 27 में आ जाओ, दैट इज अ लेयर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग आर, अंडरस्टैंडिंग के लेयर्स को समझाओ, मतलब नॉलेज अंडरस्टैंडिंग याद है ना, कॉग्निटिव डोमेन, उसी के बेसिस पे याद करना है। कंप्रीहेंशन, रेफरेंस, एपिस्टेमिक एंड ऑल ऑफ द अबव। लेयर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग आर कौन सा है, ये तो क्वेश्चन ही समझ आ रहा है, ऑल ऑफ द अबव होगा 27 का, ठीक है ना। 26 का आपका बी था आंसर, ठीक है, 26 का बी था गाइडेंस एंड काउंसलिंग, 27 का ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट चलो, NCERT reviewed the NCFC 2000 in the light of the report dash, NCERT रिव्यू किया NCFC को, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर सेकेंडरी एजुकेशन 2000 को, किसके उसके ऊपर लाइट ऑफ द रिपोर्ट उन्होंने दिया, क्या होना चाहिए, लर्निंग होना चाहिए, लर्निंग विदाउट बर्डन होना चाहिए, लर्निंग विद बर्डन होना चाहिए, या ऑल ऑफ द अबव। अभी क्वेश्चन ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल नहीं होगा, विदाउट बर्डन होना चाहिए, लर्निंग विदाउट बर्डन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 पे आ जाते हैं, हु प्रपोज NCF एज ए मीन्स ऑफ इवॉल्विंग ए नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, किसने निकाला था NCF को कि इससे नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन का इवॉल्व होगा या उससे कुछ बेटरमेंट होगा, याद करो 2009 है, NP 1986 ही होगा, ये फाउंडेशन है, ठीक है, फाउंडेशन है। व्हाट आइडेंटिटी शुड द टीचर एजुकेशन शुड फोकस ऑन, कौन से आइडेंटिटी पे टीचर एजुकेशन फोकस करना चाहिए, इंडिविजुअल आइडेंटिटी, प्रोफेशनल आइडेंटिटी, एजुकेशनल आइडेंटिटी और ऑल ऑफ द अबव, दैट इज प्रोफेशनल आइडेंटिटी, प्रोफेशनल आइडेंटिटी। लास्ट 2 क्वेश्चंस, NCF 2005 suggests that board exams for standard 10 should be made, NCF 2005 क्या सजेस्ट किया, ऑप्शनल बनाना चाहिए, क्लास 10th के जो भी स्टैंडर्ड बेस्ड एग्जाम है उसको ऑप्शनल बनाना चाहिए, एज लाइक प्रीवियस जैसा होता था वैसा ही, उसके बाद क्लास 11th 12th में फिर से एग्जाम्स हो सकते हैं। NCF proposes the evaluation system should be based on, किसके बेसिस पे होना चाहिए, जैसे कि आज के क्लास 10 पे क्या होता है, सबमिटिव एग्जाम्स होते हैं, वैसे हो सकते हैं, बट हम मेन बोर्ड एग्जाम्स नहीं करेंगे। अच्छा, बट 32 में क्वेश्चन पूछा गया कि बच्चों को मार्किंग कैसे करोगे, NCF के अकॉर्डिंग, ग्रेड्स के अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग, बोथ मार्क्स एंड ग्रेड्स और नॉन ऑफ द अबव, तो ऑलवेज याद रखो ग्रेड्स के अकॉर्डिंग, ग्रेड्स आए मतलब मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है, इतना है। सो आई होप आज का क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों। नेक्स्ट सेशन आ जाएगा हिंदी का, आज क्वेश्चन आएंगे, सो हिंदी बच्चे जो भी पेडागोजी बेसिस पे आपको डाउट्स है तो पेडागोजी बेसिस पे हिंदी के क्वेश्चंस आएंगे, रैपिडली ऐसे ही हम करेंगे, 20-25 मिनट का आपका वीडियो रहेगा। सो मे बी आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो कमेंट कर देना एंड लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।